अब वेन डायग्राम में इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें मिलाती हैं, ये जो शैडो एरिया आता है, देन इट मेक्स अ गुड गवर्नेंस। ठीक है, इस चीज़ को भी आप अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबिलिटी का वेन डायग्राम बना के ये चीज़ फिर किस टाइप की गवर्नेंस लाएगी, गुड गवर्नेंस लाएगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप अभी तक आप सभी ने हमारे मैप वर्क के सेशंस देखे होंगे और वो सारे सेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। और इफ़ इन केस अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वो सारे सेशंस यूज़फुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि हम ऐसी चीज़ें और एफर्ट डाल के और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने लेके आ सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का अब रोड मैप देख लेते हैं। इस चैप्टर को हम यूजुअली 2 सेशन में कवर करेंगे। पहले सेशन में हम जो आज के सेशन में पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं और अगले सेशन में हम ये दूसरा और तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने 3 माइलस्टोन में डिवाइड किया हुआ है। पहला माइलस्टोन है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम, दूसरा माइलस्टोन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और तीसरा माइलस्टोन है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हम अपना पहला माइलस्टोन देखते हैं कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। अब इसका मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट है, जो चीज़ हम एग्जामिन करेंगे, वो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेसी एक जो इंस्टीट्यूशन है, जो एक स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का, तो उसका आउटकम क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी क्या होती है ये पढ़ा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा लाइक ब्रशअप करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय डेमोक्रेसी। पहले हम डेमोक्रेसी की एक बुकिश लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है विच इज मेड अप ऑफ डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग पावर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट इज डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पूरे इंटायर सिस्टम की पावर है वो आम जनता के पास में है। ठीक है, एक जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, जो भी किसी भी देश का जो भी आम जनता है, उनके पास एक्चुअल में पावर होती है। ठीक है, अब वो पावर कैसे ये यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली मतलब कि किसी भी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में अगर वहाँ की सिटीजन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है कि कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, तो सिटीजन्स खुद डायरेक्टली अगर वो बना रहे हैं थ्रू रेफरेंडम या नॉर्मल रेफरेंडम इन द सेंस कि एक क्या कहते हैं जनमत संग्रह होता है कि सभी लोग कोई भी सपोज कोई एक्ट आ रहा है या फिर कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनानी है तो लोगों से पूछा जाएगा कि ये पॉलिसी बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए। तो एक जनरल कंसेंट पब्लिक का लिया जाएगा। तो अगर एक मेजॉरिटी पब्लिक का कंसेंट आता है तो वो पॉलिसी बनाई जाएगी और मेजॉरिटी नहीं आता है तो वो पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि जिसमें जो आम जनता होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। ठीक है, वो अपने लीडर्स चुनते हैं, फिर वो लीडर्स जो हैं पॉलिसी या फिर कोई भी लॉ बनाते हैं। तो जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, हम लोग जो है एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो रहे हैं कि हम पहले अपने लीडर्स चुनते हैं, कि अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, या फिर लाइक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुनते हैं। ठीक है, फिर वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में जो है फिर लॉ बनाते हैं। एमएलए जो है स्टेट के लिए लॉ बनाता है, एमपी जो है मतलब पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। सो इस चीज़ से हमने ये चीज़ समझा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। अब एक फेमस रेनाउंड पर्सनालिटी हैं अब्राहम लिंकन, जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की? इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो आप ये डेफिनेशन लिख के ये चीज़, ये एग्जाम्पल कोट कर देंगे इनके नाम के साथ, डायरेक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हम अपना मेन जो पॉइंट था, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, आई होप आपको डेमोक्रेसी क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है दुनिया की किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेदर वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है या मोनार्की गवर्नमेंट है, उनसे एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे, उसके रीजंस देख लेते हैं कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी विच मीन्स ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी, टू इक्वालिटी। ये चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। ये मतलब लाइक अपने चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि सारे सिटीजन्स जो हैं, लॉ के सामने सारे सिटीजन्स बराबर हैं, सबके पास एक इक्वल राइट्स हैं, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा राइट्स नहीं हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर कैसे है।
इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितने सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में वो सारे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए। अब ये डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करती है? तो डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि कोई भी सिटीजन जो है वो किसी भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, वेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना, कास्ट हो गया, आपके रिलीजन वाइज हो गया, या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, या फिर सेक्स हो गया। किसी भी ग्राउंड में किसी भी इंडिविजुअल को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और सबको एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीने का हक है। ठीक है, तो ये चीज़ भी डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। थर्ड चीज़, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कोई एक सिंगल बंदा नहीं लेते हैं, पूरी की पूरी एक प्रॉपर चेन बनती है, एक प्रॉपर कमेटी बनती है ना, एक पूरा का पूरा एक लॉन्ग चेन ऑफ डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद किसी एक डिसीजन में पहुंचा जाता है। सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी भी तरीके के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसके लिए वेरियस इंस्टीट्यूशन है, लाइक हमारी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स देख लेंगे कि लाइक छोटे शहरों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट होता है कि लाइक कोई भी डिस्प्यूट्स अगर लाइक स्टेट में रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सो दे आर वेरियस इंस्टीट्यूशन थ्रू विच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व की जा सकती हैं। फिर इट ऑल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी गलती होती है तो डेमोक्रेसी में ये स्कोप होता है कि वो गलती को सुधारा जा सके। ठीक है, सो ये सारे रीजंस हैं जो कि डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। और ये सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन से दैट डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप डायरेक्टली ये 5 पॉइंट्स लिख के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर ये आता है, डायरेक्टली ये 5 पॉइंट्स लिख के सीधे के सीधे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब बेसिक आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट बेसिक ये चीज़ हो गई कि एक फाउंडेशन क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। सो द मोस्ट basic outcome of democracy should be that it produces a government which is accountable, responsive and legitimate government। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से लाइक एनालिटिकल वर्ड्स हैं, थोड़े से नए भी हैं आपके लिए, तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि मतलब क्या होता है। अब पहला कि अकाउंटेबल टू द सिटीजन। ठीक है, तो अकाउंटेबल टू द सिटीजन मीन्स व्हाट। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझते हैं कि लाइक सीबीएसई आपकी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, कि एक एजुकेशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन है। तो ये सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पर आपके पेपर कंडक्ट कराए, एक प्रॉपर लाइक एक स्ट्रक्चर्ड पेपर कंडक्ट कराए कि किसी भी तरीके की उस पेपर में कोई गलती नहीं हो, है ना। और इफ़ इन केस कि कभी कभार कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है कि पेपर कंडक्ट कराने में भी, कभी कोई क्वेश्चन गलत आ गया है या फिर कोई लाइक आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ भी हो गया है, तो सीबीएसई उस गलती को माने प्लस उसको रेक्टिफाई करे। तो दैट मीन्स कि सीबीएसई इज अकाउंटेबल टू द स्टूडेंट्स, है ना। तो इसी तरह डेमोक्रेसी में भी होता है कि हम जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बिहाफ में सारे डिसीजंस लेने की, और अगर उन डिसीजंस में किसी भी तरीके की कोई गलती होती है तो गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये हमारे कारण वो गलती हुई है, प्लस उसको रेक्टिफाई करे। सेकंड पार्ट आता है कि रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसको भी एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि लाइक अभी सभी ने कोविड एरा में देखा है कि बीच में जो लास्ट वेव सेकंड वेव आई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, कि हर स्टेट में, हर सिटीज़ में, हर छोटे छोटे शहर में एक ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस जगह ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वो लोगों की डिमांड को फुलफिल करे, टाइम से उस पीरियड में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कराए। फिर उसके बाद जो है लोगों के इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करने के लिए जो वैक्सीन्स आई थी, लोगों की डिमांड्स थी, लोगों के लाइक नीड्स थे कि उनके इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक वाइड प्रोजेक्ट के तहत जो है सभी हर छोटे से छोटे गाँव में, हर बड़े से बड़े शहर में जो है वैक्सीन ड्राइव चलाई थी। सो गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक अकाउंटेबिलिटी का भी मतलब हमने समझ लिया, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का भी मतलब हमने समझ लिया है। अब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि सर्वमान्य है, यानी एक्सेप्टेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सपोज एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें कुछ लोगों ने एक गवर्नमेंट को वोट दिया और कुछ लोगों ने बी गवर्नमेंट को वोट दिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन जीत कर आती है, तो अब ये तो हो नहीं सकता जो कुछ लोगों ने जिन्होंने बी गवर्नमेंट को वोट दिया तो वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि ए हमारी अब गवर्नमेंट नहीं है ना। अब वो ए ने जो है वो इलेक्शन जीत के वो आया है, तो दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, भले उन्होंने उस गवर्नमेंट के लिए वोट दिया हो या नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंटायर स्टेट ऑफ दैट लाइक इंटायर स्टेट, है ना। तो वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारे सीएम नहीं है, ये हमारे पीएम नहीं है। ठीक है, सो हमने ये तीनों चीज़ों का मीनिंग देख लिया कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। सो
लाइक जैसे डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन, की हमेशा डेमोक्रेसी में कोई भी एक पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें एक पहले के पूरा एक प्रॉपर डिसीजन होता है, फिर उसके बाद किसी न किसी आउटकम में, दैट इज नेगोशिएशन, यानी किसी एक आउटकम उस डिस्कशन का एक रिजल्ट आता है कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कि हर हर सेक्शन ऑफ पीपल को ध्यान में रख के ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है कि दे आर लाइक फ्री टू टेक एनी डिसीजन। वहाँ पास कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई नेगोशिएशंस नहीं होते हैं। जो भी लीडर होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का, ही इज़ फ्री टू टेक एनी डिसीजन। तो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो भी रूलर्स होते हैं तो वहाँ के डिसीजन बहुत ही क्विकली हो जाते हैं कि हाँ, उनको अगर आज कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ कोई डिसीजन का कोई कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी डिसीजन होते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। बट अगर फास्ट होते हैं तो वहाँ पास गलतियाँ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो एक क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का और एक टाइम टेकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का आउटकम देख लेते हैं कि सिंस नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजंस वेरी फास्ट, इट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, है ना, एंड देयर बाय फेसेस प्रॉब्लम। कि अगर कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जाता है कि सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में ना रखते हुए कोई भी क्विक डिसीजन ले लिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे हाई चांसेस होते हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करें। ऑन दी अदर हैंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि दो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बट वो डिसीजंस जो हैं लोगों द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं। ठीक है। which means though it is a time taking process but it is more effective than a decision of a non democratic country। अब हम डेमोक्रेसी का अगला आउटकम देखते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे एक प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए ही लिए जाते हैं। और अगर किसी सिटीजन को ये जानना है कि किस फॉर्मेट में या किस प्रोसीजर के तहत कोई भी डिसीजन लिया गया है तो वो एक सिटीजन जो है वो सारी की सारी प्रोसेस एग्जामिन कर सकता है। अब इसके लिए एक वर्ड आया है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, आप सबको पता भी होगा, RTI एक्ट, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को बनाया गया था। तो इस एक्ट के अंदर जो है कोई भी डिसीजन कोई भी सिटीजन जो है गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जान सकता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हेन एवर दे थिंक फिट सो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग होती है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है, कोई भी सिटीजन कभी भी जान सकता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है। अब इंडिया में जो है वो मैकेनिज्म क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू जान सकते हैं, RTI एक्ट के थ्रू जान सकते हैं। हर कंट्री की अपनी कोई ना कोई डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, कोई ना कोई डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, है ना। अपने इंडिया में किस मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है, RTI एक्ट के थ्रू किया जाता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट की कोई भी फंक्शनिंग जिससे सिटीजन्स सारी तरीके से अवेयर हो सकें उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब वेन डायग्राम में इस चीज़ को समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबिलिटी ये तीनों चीज़ें मिलाती हैं, ये जो शैडो एरिया आता है, देन इट मेक्स अ गुड गवर्नेंस। ठीक है। इस चीज़ को भी आप अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबिलिटी का वेन डायग्राम बना के ये चीज़ फिर किस टाइप की गवर्नेंस लाएगी, गुड गवर्नेंस लाएगी। अब कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी होल्ड्स रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, रेगुलर मतलब कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं हर बॉडी के, कि वेदर स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं या फिर सेंट्रल के इलेक्शन हो रहे हैं ना। ठीक है। फ्री इलेक्शंस होते हैं कि उनके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, कि जो भी सिटीजन्स अपने वोट देने जाते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। फेयर इलेक्शन होते हैं कि किसी भी तरीके का कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो, तो उसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है। सेकेंड, ओपन पब्लिक डिबेट्स होते हैं कि कोई भी मेजर डिसीजन अगर लिया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ में तो सबसे पहले एक ओपन पब्लिक डिबेट होती है, उसके बाद ही किसी न किसी डिसीजन पे आते हैं। थर्ड, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की अपने इंडिया में किस एक्ट के थ्रू जो है कोई भी सिटीजन कोई भी इन्फॉर्मेशन जान सकता है, दैट इज RTI एक्ट 2005। ठीक है। डेमोक्रेसीज हैव ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, और जिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता है तो वहाँ पास ये जो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है इट डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। सो अभी तक हमने सारे प्रोज देखे हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो इसी तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी दूसरा साइड भी होता है, दैट इज कॉन्स ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि डेमोक्रेसी कई बार जो है लोगों की डिमांड्स को भी इग्नोर कर देती है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि लाइक इस सेशन में 2023 के सेशन में भी आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पेपर हुआ था टर्म 1 टर्म 2 में, इसी तरह इस बार भी हो, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही डिमांड थी कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव पेपर हो प्लस 2 टर्म में हो, बट ऐसा इस बार CBSE ने नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा एक टर्म जैसे प्रीवियस पैटर्न था उसी तरह कंडक्ट करा रहे हैं एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं। ठीक है। तो आप लोग की डिमांड से बट वो
रिजेक्ट कर दी गई। तो ऑफन मतलब लाइक ये एग्जांपल है, आप उस एग्जांपल की तरह इस चीज़ को समझो कि कई बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी में भी कई सारी डिमांड्स होती हैं एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की, जो कि फुलफिल नहीं की जा सकती हैं। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन। अब करप्शन एक हर इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा लाइक विलन है ना। लाइक ये करप्शन जो है नॉन डेमोक्रेटिक रूल में भी विलन है और डेमोक्रेटिक रूल में भी विलन है। तो फिर एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उसके बाद भी डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, तो देन व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाइडली एक्सेप्टेड। तो भाई अब ये चीज़ होता है कि अगर कुछ नेगेटिव है, हर चीज़ के साथ प्रो के साथ जो है कोई ना कोई कॉन्स जुड़े हुए रहते हैं, बट ये देखा जाता है कि लार्जर इंटरेस्ट में कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो भी फीचर्स हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं और ज़्यादा बेनिफिशियल हैं सिटीजन्स के लिए, इसीलिए जो है डेमोक्रेसी जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर प्रेफर की जाती है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।